Hello everyone, welcome to our video lecture series of environmental science. We are studying first chapter introduction to the environment. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में, तो उससे क्या इफेक्ट होती है एनवायरमेंट के अंदर। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में उसकी क्या इफेक्ट आई थी, अर्थ के ऊपर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर उसकी क्या इफेक्ट रही, राइट। तो ये हम लोग ने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में देख लिया कि जो मिल्स वगैरह क्या पॉल्यूशन कर रहे हैं उससे क्या इफेक्ट हो रही है हमारे अंदर। तो यहाँ पे some of these components have changed to some an extent that cannot be set right by self-regulatory mechanism of the environment. Consequently, the change environment condition adversely affect the living organism of the biosphere. तो ये हमने देखा था कि एनवायरमेंट एक्चुअली सेल्फ स्टेबल रहता है, राइट। बट काफ़ी बार क्या हो जाता है कि पॉल्यूशन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि खुद से उसको क्या कहते हैं, ओवरकम नहीं कर पाता। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, राइट। ऐसे केस में ये क्या करते हैं, जो बायोस्फीयर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमंस हो गए या फिर ट्रीज, प्लांट्स एक्सेट्रा, एनिमल्स, वो सब पे उसकी एडवर्स इफेक्ट हो जाती है। Then environmental degradation thus can be defined as the lowering of environmental qualities due to the damage caused by both natural event and human activity. In the basic structure of the Environmental Act, local, regional and global level adversely affecting all living organism including man, right? जो मैंने आपको भी आगे बताया, मतलब कहीं पे भी पॉल्यूशन हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं अगर इंडिया में हो रहा है तो उसकी इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में होने वाली है, राइट। आपको पता ही होगा ओजोन लेयर के डेफिनेशन के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, है ना, आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा ये सब। तो उसकी इफेक्ट ग्लोबली होगी, ये कह रहे हैं यहाँ पे। नाउ द टोटल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन अराइजेज मेनली ड्यू टू द consumption of natural resources by overpollution of the developing countries and wasteful overconsumptions of resources by developed countries. IPET equation, popularly known as the impact equation, is presented I is equal to PAT. ये हमने लास्ट लेक्चर में ही देख लिया था। PAT, which is P means pollution, A means affluence and T means technology, right? आपको ये देखा था हम लोगों ने कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हैज लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस. सम ऑफ द नेचुरल इवेंट दैट कॉजेस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आर वोल्केनिक एरप्शन, फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक एंड फ्लड्स, राइट। ये नेचुरल कहते हैं कि फेनोमेनास है जो एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाएंगे. देन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक, जो मैन मेड कहते हैं हम लोग उसको, कॉजन पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट आर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, release of toxic gases from automobiles, power plant and various industries etc. तो आपको पता होगा कि एक एटॉमिक एक्सप्लोजन होगा, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो इतना पॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा कि पूरे साल में हम लोग ने उतना ऑटोमोबाइल से नहीं किया होगा, समझ रहे हो, इतना बुरा इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर। इसीलिए हम लोगों ने आज एटॉमिक जो एक्सप्लोजन है उसके ऊपर बैन रखा है वर्ल्ड वाइड। नाउ ये सब चीज़ समझने के लिए हमें उसका एजुकेशन होना भी ज़रूरी रहता है, राइट। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन टॉपिक पे आते हैं हम लोग, हमें क्यों उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल प्रोसेस विच डील विद द मैन्स इंटर रिलेशनशिप विथ हिज नेचुरल एंड मैन मेड सराउंडिंग, इंक्लूडिंग द रिलेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉल्यूशन, रिसोर्स एलोकेशन एंड डेप्लेशन, कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, अर्बन एंड रूरल प्लानिंग टू द टोटल ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसके अंदर हम लोग टोटल रिलेशन देखते हैं, जो हमारे ह्यूमन है और उसका नेचर के साथ क्या रिलेशन है, और उसके सराउंडिंग में जो भी चीज़ है ह्यूमन के, उसके सराउंडिंग उसका उससे क्या रिलेशन रहेगा, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, आइदर इट इज़ नेचर और मैन मेड, राइट। तो हमको पता चलेगा कि हमें जो भी रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से उसका यूज करना है, राइट। क्लियर हो रहा है सबको। देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज टू मेक पब्लिक अवेयर अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मतलब इसका स्टडी इसलिए ज़रूर पड़ता है कि हम लोगों को एनवायरमेंट के इश्यूज जो है उसके बारे में पता चले और उसके इम्पोर्टेंस के
बारे में भी पता चले कि जो चीज़ें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है, राइट. देन इट गिव अस द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स. जो एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट, और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके बारे में हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक गाइडेंस देता है कि कौन सी एनवायरनमेंट की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है, राइट, और उससे वो हार्म जो हो रहा है एनवायरनमेंट को उसके कारण क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं फ्यूचर में, उसके बारे में हमको बेसिक एक ओवरकम आइडिया देता है ये एनवायरमेंटल एजुकेशन. इट टीचेस अस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके बारे में हमको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं. आपको मैंने पहले बताया था शायद सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है. मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट विच कैन फुलफिल अवर बेसिक नीड्स, टुडे जनरेशन नीड्स, विदाउट हार्मिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. हमको ऐसा स्टडी करना है कि हम आज की ज़रूरतों को तो पूरा कर ही पाएंगे, साथ में ध्यान रखेंगे कि वो चीज़ फ्यूचर की जनरेशन को भी प्राप्त हो पाए, राइट. उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. एंड इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द बेनिफिशियल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट डैमेजिंग इट मच, राइट. जो नेचुरल रिसोर्स है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे और उसको विदाउट हार्म पहुंचाए कैसे यूज़ करना है उसके बारे में गाइडेंस हमको मिल जाएगा. इट टीचेस अस हाउ टू कंजर्व एनर्जी एंड सेव अवर प्लेनेट. जितनी भी एनर्जी उसको कैसे कंजर्व करना है और हमारे प्लेनेट को सेव कैसे, बचाना कैसे, उसके बारे में भी हमें वो नॉलेज प्रोवाइड करेगा. इट डेवलप स्किल्स टू आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन. तो हम जब ये सब चीज़ समझ रहे हैं, इस सब चीज़ का अभ्यास कर ले, तो हम हमारे अंदर एक स्किल डेवलप हो जाएगी जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है और उसको सॉल्यूशन कैसे लाना है उसका, राइट. इस चीज़ का हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक स्किल आ जाएगी जब हम ये पूरा एनवायरमेंटल सब्जेक्ट पढ़ने वाले तब. नाउ एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स. तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उससे फ़ायदा क्या होने वाला है. आप देख रहे हो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट जैसा एनवायरमेंटल एजुकेशन का. द अवेयरनेस, नॉलेज, एटीट्यूड्स, स्किल्स एंड पार्टिसिपेशन, ये सब चीज़ उसके साथ जुड़ी हुई है. सो what how it is useful in our life, then it increase awareness of total environment. हमको अवेयर करेगा एनवायरमेंट के बारे में. इंक्रीज द नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट. जो एनवायरमेंट है हमारे आजू बाजू का जो वातावरण है उसके बारे में हमको एक नॉलेज प्रोवाइड करेगा. क्लियर, ये चीज़ हो रही है यहाँ पे. देन इम्प्रूव एटीट्यूड टूवर्ड्स द एनवायरमेंट. जो हमारा एटीट्यूड है, आजकल हम बहुत पॉल्यूशन करते हैं, कहीं भी रबिश होता है कहीं पे भी डाल देते हैं, है ना. अभी स्वच्छता अभियान भी हमारी गवर्नमेंट है, गुजरात गवर्नमेंट, सॉरी इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी स्वच्छता अभियान भी स्टार्ट किया था, राइट. तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर एक एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं कि हमको एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाना है, उसको कंजर्व करना है हमें, राइट. देन प्रोवाइड मोटिवेशन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. सबके अंदर एक मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहा है. आज हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं कि इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, इससे एनिमल्स को, ह्यूमंस को, एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है. तो हमको क्या पता चलता है कि भाई हमें ये नहीं करना. हमको एक मोटिवेशन प्रोवाइड हो रहा है कि भाई हमको प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को. देन एनवायरमेंटल एजुकेशन कंसिडर एनवायरमेंटल इन टोटलिटी, राइट. ये हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन के प्रिंसिपल्स के बारे में कि प्रिंसिपल्स क्या है, राइट. It is not a one-shot learning process, but it is require a holistic approach as it multidisciplinary in nature. ये कोई शॉर्ट लर्निंग प्रोसेस नहीं है, समझ लो आप. ये पूरी हर एक जगह पे लागू पड़ने वाली चीज़ है. एनवायरमेंट मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर है, क्लियर. तो हर एक जगह पे इसका यूज़ कहीं ना कहीं होने ही वाला है, तो इसको पढ़ना हमें ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे केस के अंदर. Environmental hazards are controllable and every citizen has moral obligation and responsibility towards this. This education must be given to all sections of the society. ये जो भी एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, उसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं. ऐसा नहीं कि नहीं ला सकते, हम ही तो उसको हार्म पहुंचा रहे हैं. तो हम अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे, उसके हमारा मोरल एब्लिगेशन डेवलप करेंगे,
है ना। हर एक लोग अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इसको ओवरकम करने का ट्राई करेंगे तो इजीली हम उसके ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। ये होने के लिए हमारे पास उसका नॉलेज, अवेयरनेस, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब होना अनिवार्य हो जाता है ऐसे केस में। इट हेल्प्स लर्निंग टू डिस्कवरी द सिस्टम एंड कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, राइट। ये हमें एक ऐसे सिस्टम को डिस्कवर करने में लगा देता है कि जो एनवायरमेंट को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, राइट, जो कॉजेज है, रीजंस कहते हैं हम एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाने वाले, तो उसके जानने के लिए हमको एक पूरा सिस्टम प्रोवाइड कर देता है। हम उसको इजीली जान पाते हैं। अगर हमको पता होगा कि प्रॉब्लम क्या है तो हम उसको ओवरकम कर पाएंगे उस टाइम पे। क्लियर? देन इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स। तो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है कि इंजीनियरिंग में इसका क्या हमारा रोल रहेगा, एनवायरमेंटल साइंस जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले उसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा इसके अंदर, राइट। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। इट डील विद द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ मैनी कंबशन प्रोसेसेस। जो कंबशन प्रोसेस होती है उसके डिजाइन के अंदर ये डील करेगा, मतलब हमको कम हार्मफुल कंबशन प्रोवाइड करवाना है, इस तरीके की डिजाइन करनी है मशीनरी की, मशीनरी पार्ट्स की। क्लियर? He or she try to increase the efficiency of combustion process as incomplete combustion leads to प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एयर पॉल्यूशंस। तो ये चीज़ आपको ज़्यादातर पता ही होगी कि आजकल हमारे अलग अलग नॉर्म्स आ रहे हैं, BS6 BX4 ये सब आपको पता है, राइट। अब नई बाइक ले रहे हो तो इसके अंदर आपको ये सब चीज़ पता होगा कि BX4 वेरिएंट है, BX6 वेरिएंट है, उसमें क्या डिफरेंट रहता है। मतलब कम कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग जो बाइक है वो कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाली है, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, तो ऐसा पूरा मैकेनिकल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारी बाइक है वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो जाए, राइट, ज़्यादा हार्मफुल गैसेस हो उसमें से कम हार्मफुल गैसेस को प्रोवाइड करे, प्रोड्यूस करेगी, ऐसा हम मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर। देन यूज ऑफ रेफ्रिजरेशन विच हैव हायर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल विच में एलिमिनेटेड द यूज ऑफ दिस एनवायरमेंटली। जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स है जो ज़्यादा ग्लोबल वाटर वार्मिंग की जो पोटेंशियल है उससे ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करती है। जैसे आपने पहले काफ़ी रेफ्रिजरेटर पे देखा होगा, घर में जो फ्रिज होगा ऊपर वहाँ पे लिखा होगा इट विल नॉट प्रोड्यूस द CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उसका प्रोडक्शन नहीं करता रेफ्रिजरेटर, राइट। पहले के जो रेफ्रिजरेटर थे वो करता था, अब के जो रेफ्रिजरेटर वो नहीं करते। तो ये हमको कैसे पता चला, हमको पहले प्रॉब्लम्स पता चले, उसके ऊपर हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढा, राइट। जो CFC गैसेस प्रोड्यूस होते थे उसके हमारे एनवायरनमेंट जो ओजोन लेयर उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट होती थी, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काफ़ी इफेक्ट होती थी। तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं उन्होंने देखा कि भाई इस चीज़ को हम ओवरकम कर सकते हैं, हमको प्रॉब्लम पता है कहाँ है, तो उसका सॉल्यूशन उन्होंने निकाला और आज उन्होंने ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाए जो कम कहते हैं कि हार्मफुल गैसेस से उसको प्रोड्यूस करता है वो, राइट। ये हो गई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात। सिविल इंजीनियरिंग में कैसे ये काम आएगा, तो डिमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी इन वेरियस वर्क रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। जो डिमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट होता है, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हो, आज कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे आप नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे तो जो पुराना कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उस साइट पे उसको हमें रिमूव करना पड़ता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिमोलिशन वेस्ट, उसको तोड़ने के बाद का जो वेस्ट है वो। और कंस्ट्रक्शन वेस्ट, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ब्रिक बेड्स है, सैंड है, मटेरियल स्टील मटेरियल है, वुड्स वगैरह जो भी चीज़ हमारे कंस्ट्रक्शन में काम आती है उसका वेस्ट बहुत बन जाता है, राइट। तो उसका भी हमको कैसे रिडक्शन करना है, कैसे उसको हम लोग कहीं और यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, तो उससे हमको पता चलता है कि इस चीज़ को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट, या इसका कैसे हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं। तो आज की तारीख में हम लोग ग्रीन बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट लाए, तो उस हिसाब से हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। देन इफ अ सिविल इंजीनियरिंग इज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम कॉजिंग हैंडलिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट, राइट, उस वेस्ट का हम लोग कैसे यूज कर पाएंगे उसके बारे में हम आज स्टडी करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। देन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग products producing energy by conventional energy sources causes depletion of natural resources and large amount of pollution।
मतलब आज के दिन हम लोग ऐसी एनर्जी का यूज कर रहे हैं, कन्वेंशनल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें से हमको प्राप्त हो जाता है, राइट। वो क्या करेगा कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन हो रहा है अभी फिलहाल, जो हम लोग नॉन कन्वेंशनल मटेरियल का यूज कर रहे हैं, तो उसको पूरा ओवरकम कर देगा, उसको निकाल देगा, राइट। जैसे कि हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी की बात कर दें, तो पहले क्या करते थे, जो हमारी ट्रेन वगैरह रहती थी वो नॉन कन्वेंशनल मटेरियल कोलसे से चलती थी, राइट। अब वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती, वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग टरबाइन से या फिर कहीं पे भी डैम वगैरह होगा, पानी का रिसोर्स होगा या फिर विंड मिल्स होगा, वहां से हम लोग उसको जनरेट कर सकते हैं, या फिर सोलर एनर्जी से जनरेट भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, पूरा कन्वेंशनल एनर्जी से यूज करके उसको ओवरकम कर दिया ये चीज को। पावर सेक्टर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, राइट। Then basic knowledge of different type of pollutant produced in power generation and their impact on environment. जो pollution production in power generation है and their impact on environment है, उसके बारे में हमको basic knowledge provide करेगा, right। कौन सी चीज़ पे कहाँ पे हम लोग नेचुरल रिसोर्स का रिसोर्सेज यूज कर पाएंगे, उसके बारे में हमको जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करेंगे ये लोग, राइट। जो एनवायरमेंटल सब्जेक्ट है उसके अंदर, जिससे हम क्या करेंगे, जो नॉन कन्वेंशनल मटेरियल है मैंने आगे आपको बात की, उसका कम यूज करेंगे और कन्वेंशनल एनर्जी को ज़्यादा यूज में लाएंगे। और ऐसे यूज में लाना है कि वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हार्म ना पहुंचाए, राइट। ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। चौथी ब्रांच जो हमारे इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राइट, उसके अंदर क्या इसका बेनिफिट रहेगा, इट इंक्लूड्स ऑफ ई वेस्ट, इट रिसोर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। मतलब आज जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, आपको पता होगा, जो भी मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर, आज जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, स्मार्ट वॉच आ गई, लैपटॉप्स आ गए, जितनी भी आईटी रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ें हैं, वो सब चीज़ के कुछ टाइम बाद हम उसको यूज़ करके फेंक देते हैं। अभी बेस्ट एग्जांपल दूँ आपको मैं, तो उसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी रावण करके, राइट, जिसमें आपको पता है मोबाइल फ़ोन का वेस्ट। आज लोग नए नए फ़ोन लेते हैं, पुराने फ़ोन होते हैं उसको फेंक देते हैं, राइट। तो उसका वेस्ट जो बहुत बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग कैसे यूज़ कर पाएंगे, कैसे उसको रिसाइकल कर पाएंगे, उसका नॉलेज हमको, पहले प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन लाने का ट्राई करें, कैसे उसको रिसाइकल कर पा रहे हैं, ठीक है। आज काफ़ी कंपनियां ऐसी है जो नए फ़ोन, पुराने फ़ोन ले लेती है और नए फ़ोन आपको प्रोवाइड करती है, उसका कुछ आपको पैसे भी देते मिलते हैं उससे, क्लियर। तो उससे हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, उसको लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं वो चीज़ करने के लिए कि वो एनवायरमेंट को हार्म ना करें। देन आफ्टर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग विथ अ sound knowledge of environmental science would try to develop technologies which can use to upgrade existing computer and IT gadgets easily, thereby reducing need of replacement the existing one. तो आज कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो एनवायरमेंटल सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट है, उसका अभ्यास करने के बाद जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाली जो फील्ड है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। आज हम लोग किसी चीज़ को रिप्लेस करने का नहीं सोचते, उसको अपग्रेड करने का सोचते हैं। मतलब हमारे पास जो ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट्स है, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मटेरियल पड़ा है, तो उसके जो पार्ट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा मटेरियल बनाएंगे कि उसके माइनर पार्ट्स से हम उसके चेंज करेंगे ना, तो पूरा अपग्रेड हो जाएगा सिस्टम, राइट। तो उस हिसाब से हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। पहले क्या होता था, सब फिक्स रहता था, क्लियर, कि पूरा जो मटेरियल है वो फिक्स रहेगा, अगर आपको फिर पुराना हो जाएगा तो उसको रिप्लेस करके नया लेना पड़ेगा। आज की तारीख में हम लोग ऐसा बिल्ड करते हैं कि माइनर से कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि चेंज करके, इक्विपमेंट चेंज करके वापस उसको अपग्रेड कर सकते हैं। या फिर कोई भी मटेरियल है, डिस्प्ले टूट जाती है या फिर कोई भी होता है, तो डिस्प्ले चेंज कर देंगे, मोबाइल वैसा का वैसा रहेगा, राइट। ऐसी ऐसी चीज़ हम आजकल ढूंढ रहे हैं। साथ में आपको बताना चाहूँगा, सेल्फ क्योरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी आज हम लोग बहुत स्टडी कर रहे हैं। कोई भी मटेरियल, ऐसा नहीं कंप्यूटर, बाइक वाइक का, कोई भी चीज़ सेल्फ क्योरिंग होने के जैसा। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रहा है। मतलब कोई कपड़ा फट जाएगा तो वो सेल्फ क्योर हो जाएगा, अपने आप वहाँ पे लेयर आ जाएगा। दूसरा, आपने पेंट के बारे में तो पढ़ा होगा, जो बहुत बड़ी कंपनियाँ होती है, टेस्ला वेस्ला जैसी बड़ी कंपनी है, उसके अंदर जो कार्स आती है, उसका जो पेंट होता है वो सेल्फ हीलिंग पेंट होता है। मतलब उसके अंदर स्क्रैचेस वैचेस पड़ेंगे या फिर कहीं से थोड़ा सा निकल भी जाएगा तो अपने आप वो सेल्फ हील हो जाएगा, खुद कुछ टेम्परेचर पे आने पे, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं आज एनवायरमेंटल साइंस को स्टडी करने के कारण ये रोजिंदा जीवन के अंदर हम लोग उसको क्या कहते हैं कि इम्प्रूव कर पा रहे हैं।
आगे भी बहुत चीज़ें हैं, हम उसको ऊपर वर्क चल रहा है, ठीक है। वो धीरे धीरे उसके ऊपर ओवरकम कर देंगे जो भी हमारा हार्म पहुंचा रहे एनवायरनमेंट के ऊपर उस चीज़ों के, राइट। तो उसके लिए पहले हमको प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में पता चलना चाहिए। प्रॉब्लम के पहले भी उसके एनवायरनमेंट क्या है वो पता होना चाहिए पहले तो, ठीक है। फिर हमको पता चलेगा कि एनवायरनमेंट का हम यूज़ करें उससे ये प्रॉब्लम हो रहा है। फिर प्रॉब्लम पता होने पे हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्लियर। तो ये है आज का पहला टॉपिक जो यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हाँ, डोंट हार्म द एनवायरमेंट।